अगर एक थाना आपको नहीं कोऑपरेट कर रहा, तो वकील के पास सेकंड ऑप्शन क्या होता है? देखिए, इस हवाले से मैं आपको थोड़ा पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के कवानीन में बताता चलूँ, क्योंकि मेरी बड़ी गहरी नज़र होती है हिंदुस्तान के कवानीन और पाकिस्तान दोनों के कवानीन। देखिए, कॉज़ ऑफ एक्शन जहाँ का होता है, एफआईआर हमेशा वहाँ पर काटी जाती है। एक एरिया में कोई क्राइम हुआ है, तो उसी एरिया पर एफआईआर काटी जाती है, कॉमन लॉ है। लेकिन हिंदुस्तान ने अपने इस लॉ को थोड़ा चेंज किया है। पाकिस्तान में सपोज़ करें कोई कराची में ऑफेंस होता है, तो कराची में ही एफआईआर काटी जाएगी, रावलपिंडी, लाहौर में एफआईआर नहीं काटी जाएगी। बिल्कुल सही। लेकिन हिंदुस्तान ने अपने इस कानून को थोड़ा तब्दील किया है। अगर कोई क्राइम होता है लखनऊ में, तो हैदराबाद में एफआईआर काटी जा सकती है। बिल्कुल ठीक। हिंदुस्तान ने अपने कानून को अमेंड किया है, इसको ज़ीरो एफआईआर कहा जाता है। हुँ, फिर ये होता है कि सपोज़ करें मेरा भाई है जिसका नाम है शेख फैसल, हुँ, वो रहता है लखनऊ में और हुँ, मैं रहता हूँ हैदराबाद में। हुँ, अब शेख शेख फैसल के साथ कोई क्राइम हो चुका लखनऊ में, वो मुझे कॉल करता है, भाई मेरे साथ जो है वो क्राइम हो चुका, कॉल करता है और मैं जो है पुलिस स्टेशन अहमदाबाद के नज़दीक हूँ, मैं उसी टाइम अहमदाबाद की पुलिस स्टेशन के पास जाऊँगा कि मेरे भाई के साथ वो स्नैचिंग हो गई है मोबाइल की, या कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ हुँ, लखनऊ में फलाँ जगह पर। तो हैदराबाद की जो पुलिस होगी वो अंडर सेक्शन 154 जो है वो मेरी रिपोर्ट रिकॉर्ड करेगी और वो इन्फॉर्मेशन एट वंस जो है वो लखनऊ के थाने में वो करेगी कि मुझे यहाँ हमें यहाँ पर ये इत्तला मिली है, आप अपने जुरिसडिक्शन में जाएँ, ये क्राइम हुआ है। आप अंडर सेक्शन 156 सीआरपीसी के तहत आप जाके वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करें मामला, ये हिंदुस्तान का कानून है। लेकिन सीमा के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ज़ीरो एफआईआर का मामला नहीं है। एक एरिया में सीमा फाउंड हुई है, इलीगली पकड़ी गई है, सेक्शन 14 का इतलाक वहाँ पर होता है, लेकिन सीमा का केस वहाँ पर दाखिल नहीं होता है, क्योंकि कॉज़ ऑफ एक्शन उस एरिया का था, जहाँ से हुँ, सीमा एंटर हुई, सीमा पकड़ी गई। लेकिन सीमा को वहाँ से लाके फिर उत्तर प्रदेश की या जो ग्रेटर नोएडा का जो थाना है, यहाँ पर सीमा पर एफआईआर काटी गई। ये मैनिपुलेट की गई है, ये सही। डेलिबरेटली की गई है, इसमें बड़े हाथ हैं। इसमें सलाह-मशवरे के साथ जाके इन्होंने इसको फैसिलिटेट करके एफआईआर इन्होंने यहाँ कटवाई है, क्योंकि मैंने आपको सारा बताया था ग्रेटर नोएडा की कहानी। बिल्कुल अगर ये सही। ग्रेटर नोएडा से बाहर अगर एफआईआर कटती, तो वो ज़रूर इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं होता सीमा के केस पर। वो फिर जो हिंदुस्तान की जो पुलिस है, वो इंडिपेंडेंट पुलिस है एज़ कंपेयर जो दीगर ममालिक है, इंडिपेंडेंट पुलिस है। हुँ, तो इन्फ्लुएंस में वो डेफिनिटली नहीं होते, अपनी फेयर इन्वेस्टिगेशन करते और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें केस में प्रमा फेसा डिक्लेयर करके चार्ज फ्रेम कर देते और सीमा की बेल जो है डेफिनिटली वो डिक्लाइन हो जाती है और सीमा जेल में होती है, अब तक कस्टडी में होती है। लेकिन इस केस को शिफ्ट किया गया डिलिबरेटली ग्रेटर नोएडा, फिर यहाँ पे मैनिपुलेशन की गई, अपनी मर्जी के जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रखे गए, अपनी मर्जी के थाने पे पुलिस जो एसएचओ होते हैं वो रखे गए, अपनी मर्जी के जो है वो कुछ अफसरान वो रखे गए जो इस केस को देखते हैं। तो इसी तरह इसको सहूलत सीमा को दी गई और अब तक भी दी जा रही है। देखें, जब से मोबिन मलिक साहब आए पाकिस्तान में बैठ के, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम तो सिर्फ अप्रोच कर रहे थे जो हमें पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हुँ, पाकिस्तान का लॉ हमें कहता है, हम सिर्फ वहाँ तक ही खेल रहे थे। लेकिन हमें हिंदुस्तान में ज़रूरत थी, मोमिन मलिक साहब जब से आए तो हम खुल के खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे हुँ, खेल रहे हैं। मोमिन मलिक साहब आगे निकल निकल कर छक्के मार रहे हैं। तो अब जो है आप देख रहे हैं कि वो पुलिस भी मजबूर हो गई है, पुलिस भी अपनी जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है वो उन्होंने सबमिट कराई है और मजिस्ट्रेट से उन्होंने टाइम लिया है कि विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जो है हम अपनी इन्वेस्टिगेशन हम जमा कराएंगे। तो ये ज़रूर हुआ है, ये डेनी टाक साहब जो है हमारे रेगुलर में देखते हुँ। हैं, बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं ये। तो इनका सवाल बिल्कुल ठीक है, वो जो संजीव साहब भी पूछ रहे हैं उनका बिल्कुल ठीक है। एक क्राइम किसी थाने में होता है तो दूसरी थाने में कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकता है, कभी भी हुँ, नहीं हो सकता। बिल्कुल सही हो गया। सर एक क्वेश्चन है लास्ट है, उसके बाद फिर हम वाइंड अप करते हैं इसको। देखिए कुछ लोगों के सवाल इस तरह के हैं, मैं कुछ वीडियोज़ वग़ैरह देख रहा था कि मतलब वो समझते हैं कि ये जितनी भी धाराएँ लगाई गई हैं, ये जितने भी सेक्शंस लगाए गए हैं, ये कभी भी किसी भी वक़्त जब एक वकील की कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम जो है वो सेक्शंस लगा दिए जाएँ, लेकिन जब ये कोर्ट में जाते हैं तो ये सारे के सेक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो
मुख्तलिफ रीज़न्स पर ख़त्म हो जाते हैं, कुछ सेक्शंस ही रह जाते हैं। सिर्फ़ ये एक दबाव बढ़ाने का एक तरीक़ाकार होता है, वकील इस तरह से करते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि वो कहते हैं कि नेपाल से एंट्री जो है वो इंडिया में विदाउट वीज़ा है, तो अगर कोई भी शख्स नेपाल में होगा तो वो आराम से इंडिया में आ सकता है विदाउट एनी वीज़ा, तो उसको तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो सीमा ने कोई इल्लीगल एंट्री नहीं की। हालाँकि मैं भी इसका जवाब दूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों सवालों का ज़रा जवाब दें। पहले तो मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब दूँगा। देखें, ये जो पीस ट्रीटी है 1952 की नेपाल और इंडिया इंडो नेपाल पीस ट्रीटी 1952 उसको कहा जाता है। उसके तहत जो है ये थोड़ी सहूलियत दी गई है नेपाल सिटीज़न्स को और हिंदुस्तान के सिटीज़न्स को। तो इसमें विदाउट वीज़ा जो है वो बिल्कुल नेपाली लोग जो हैं वो हिंदुस्तान आ सकते हैं, हिंदुस्तान के लोग वो आ सकते हैं नेपाल आ सकते हैं। साइमल्टेनियसली जैसे हमने इस अफ़गानिस्तान की वार की टाइम हमने अफ़गानिस्तान के जो लोग थे, अफ़गानियों को हमने ये सहूलियत दी थी कि आप अपना पाकिस्तान में एक एंट्री करा के, अपना एक कार्ड बना के नादरा से आप पाकिस्तान में एंटर हो सकते हैं और वापस भी जा सकते हैं। ये सेम चीज़ है। सीमा का के हवाले से कहना कि सीमा इज़िली आ सकती है, तो सीमा पर ये इंडो नेपाल ट्रीटी अप्लाई नहीं होती क्योंकि सीमा ना सिटीज़न ऑफ नेपाल है, ना ही सिटीज़न ऑफ इंडिया है। सीमा सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है। इसीलिए सीमा पर इस ट्रीटी का इतलाक नहीं होता है, किसी भी सूरत में नहीं होता है। सीमा जो एंटर हुई है नेपाल से जो हिंदुस्तान में एंटर हुई है, वो बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आई है और उसके पास पाकिस्तान के पासपोर्ट थे, पाकिस्तानी और 4 सिटीज़न्स थे। तो इस हवाले से इस ट्रीटी का इतलाक सीमा पर नहीं होता है। ये जो केस दाखिल हुआ है सेक्शन 14 का, ये बिल्कुल ठीक दाखिल हुआ है। अब आपका दूसरा जो सवाल है कि धाराएँ लगाई जाती हैं, फिर धाराएँ जो है निकाली जाती हैं। देखें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है क्राइम की, उसके बाद जो रिलेवेंट क्राइम होता है, उसके मुताबिक जो है वो धाराएँ लगाई जाती हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो देखता है कि कौन-कौन से क्राइम जो है वो वायलेट हुए हैं, ब्रीच कौन-सा लॉ हुआ है। तो फिर वो लॉज़ तलाश किए जाएँगे, फिर उन लॉज़ पर जितने भी कवानीन बने हैं, उस कवानीन के वो सेक्शन लेके फिर वो धाराओं का इज़ाफ़ा करते हुए वो जो चार्जशीट होती है, वो जज के पास पेश की जाती है। बिल्कुल ठीक। फिर वो जज विद द सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन वो देखता है कि आया ये जो क्राइम हुआ है, कुछ स्पेशल लॉ है, कुछ लोकल लॉ है, ये अप्लाई होते हैं इस स्टोरी के बुनियाद पर या स्टोरी की बुनियाद पर अप्लाई नहीं होते हैं। बिल्कुल तो ठीक। ये देखा जाता है, तो वो जो धाराएँ निकाली जाती हैं, वो फिर मजिस्ट्रेट का काम है कि इस स्टोरी पर ये धारा नहीं लगती है। सपोज़ करें कि एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोई अटेम्प्ट टू मर्डर कोई होता है। अटेम्प्ट टू मर्डर का जो इंडियन पीनल कोड में सेक्शन है 324 सेक्शन है। अब जो है एक शख्स को मर्डर किया जाता है। तो ये 2 अलग-अलग धारा हैं। एक को अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया, एक को मर्डर किया गया। अगर हम अटेम्प्ट टू मर्डर का जो एक्ट हुआ उसपे हम 302 अगर लगा दें मर्डर मर्डर की धारा, तो ये जो धारा है 302 ये जब आएगी मजिस्ट्रेट के पास वो कहेगा ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, यानी ये अभी जिंदा है, इसकी सांस निकली नहीं है, भले इसको 7 गोलियां लगी 10 गोलियां लगी, अभी जिंदा है, इसकी सांस की जो डोर है वो अभी टूटी नहीं है। हाँ, आगे चल के कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस वक्त जब मेरे पास ये केस आया है अब तक इसकी सांस की डोरी नहीं टूटी है, तो 302 केस सेक्शन नहीं लग सकता, इसको हम निकालते हैं। 324 ही लगेगा और नहीं लगेगा। इसी तरह कुछ सेक्शंस जो है वो वकील साहिबान भी लगाते हैं एफआईआर में, पुलिस स्टेशन से एसएचओ भी लगाता है, फिर इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर भी लगाता है, ये बंचेस ऑफ सेक्शन आ जाते हैं। फिर इसको प्रोसिक्यूशन और जो मजिस्ट्रेट होता है फिर चेक करता है कि आया कानून के मुताबिक सेक्शन लगे हैं या नहीं लगे हैं, फिर उसकी जो है वो फिल्ट्रेशन हो जाती है। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि जो भी धारें लगाई गई हैं वो बस देखने के साथ ही उड़ जाएँगी और पहली नज़र में ही देख लेंगे, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, तरीकाकार होता है और उसके बाद ही इम्प्लीमेंटेशन होती है।